जय मूल निवासी साथियों, मैं हंसाबेन पटेल आज दिनांक 24 सितंबर 2020 को बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पुनः करार, जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था, उस विषय पर हमारे बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर पटेल हमें विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। बामसेफ राष्ट्रीय मूल निवासी संघ एवं भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के सभी कार्यकर्ताओं को मैं स्वागत करती हूं और बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी मैं हृदयपूर्वक स्वागत करती हूं। मेरा सभी मूल निवासियों से निवेदन है कि आपका बहुमूल्य समय निकालकर अवश्य सुनने का कष्ट करें। अभी मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन करती हूँ, यहाँ पर आए और अपनी बात रखें। साथियों, आज 20 सितंबर 2020 को पूना करार धिक्कार दिवस के मौके पर मैं बामसेफ के तमाम कार्यकर्ताओं को, राष्ट्रीय मूल निवासी संघ के सभी कार्यकर्ताओं को एवं भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के सभी कार्यकर्ताओं को स्वागत करता हूं। पूना करार क्यों हुआ? पूना करार में क्या है? पूना करार बाबा साहब को क्यों करना पड़ा गांधी जी के सामने? तो उसके बारे में मैं थोड़ा इतिहास की ओर जाना चाहता हूं। तो मालूम पड़ा कि पूना पैक्ट करार में कितना भयंकर नुकसान हुआ और पूना करार का जो नुकसान, जो पीछा आज भी हमारे मूल निवासियों को कर रहा है। साथियों, पूना करार 24 सितंबर 1932 में हुआ था। उससे पहले जो 14-15 साल में देश में जो घटना घटित हुई थी, उसके बारे में संक्षिप्त में वर्णन करूंगा तो मालूम पड़ेगा कि देश में मूल निवासियों के खिलाफ, एसटी एससी ओबीसीओं के खिलाफ कितना भयंकर दावपेच खेला गया था। साथियों, जब सन 1917 में इंग्लैंड में बौद्ध मताधिकार का अधिकार के लिए अनपढ़ लोगों को भी मताधिकार का अधिकार मिले, इसलिए भयंकर आंदोलन चला था और इंग्लैंड में सरकार को मानना पड़ा था कि अनपढ़ लोगों को भी अधिकार मिले और अधिकार दिया गया था। साथियों, सन 1917 में इंग्लैंड में अनपढ़ लोगों को, बौद्ध लोगों को भी मत का अधिकार मिला था। मताधिकार का अधिकार इंग्लैंड में मिला था, लेकिन भारत में जो बहुत चित्ते जैसे जंगली जो जानवर होता है जंगल में, चित्ता,
चित्ता जैसा चपल, स्फूर्ति वाला, बगले जैसा ध्यान वाले और कौवा जैसा चतुर एवं लोमड़ी जैसा, सियाल जैसा लुच्चे विदेशी ब्राह्मणों को पता चल गया कि भारत ब्रिटिश इंडिया है। अगर ब्रिटेन में जो कानून पास हुआ कि अनपढ़ लोगों को भी मताधिकार का अधिकार मिल गया, ये खतरे की घंटी ब्राह्मणों के घर में लगी कि आज नहीं तो कल भारत भी ब्रिटिश इंडिया है, ब्रिटिश के अधीन है भारत, इसलिए कानून आज नहीं तो कल भारत में आएगा। ये ब्राह्मणों को आभास हो गया था, चिंता में लग गए थे। साथियों, आप सभी को मालूम है कि विश्व का जो पहला विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ था। 1914 से 1918 तक चला था विश्व युद्ध, करीबन 4-5 साल प्रथम विश्व युद्ध चला था। और भारत में भी आंदोलन चल रहा था आजादी का। तो अंग्रेज भी सोचने लगे कि भारत के लोगों को भी विधिमंडलों में कानून बनाने के लिए अधिकार दिया जाए। इसलिए साथियों 1918 में भारत में साउथ बोरो कमीशन भारत आया। सन 1918 में साउथ बोरो कमीशन भारत आया। उसी समय बाबा साहब ने छत्रपति शाहू महाराज की आदेश मुजब भास्करराव जाधव, कुंभी पटेल और बाबा साहब को पिछड़े वर्गों के लिए, अछूतों के लिए विधिमंडल में रिप्रेजेंटेशन का मेमोरेंडम दिया, प्रतिनिधित्व के लिए मेमोरेंडम दिया था, भागीदारी के लिए, प्रतिनिधित्व के लिए हमारा समाज का लीडर की जगह के लिए मांग की थी। साथियों, और उसी आधार पर सन 1919 में साउथ बोरो कमीशन के आधार पर इंडिया एक्ट बना। साथियों, सन 1918 को जब साउथ बोरो कमीशन भारत में आया था, उसी समय छत्रपति शाहू महाराज के कहने पर भास्करराव जाधव और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने मूल निवासियों की भागीदारी की बात, अधिकारों की बात, मतलब प्रतिनिधित्व की बात साउथ बोरो कमीशन के सामने रखी थी, मगर मूल निवासियों को अधिकार नहीं दिए। तब यह मामला पेंडिंग रहा। मगर इस कानून में एक प्रोविजन था, मगर इस कानून में एक व्यवस्था की थी, एक प्रोविजन था कि हर 10 साल बाद इस कानून की समीक्षा की जाएगी। उपरोक्त प्रावधान के तहत समीक्षा करने के लिए 1928 को साइमन कमीशन भारत में आया। तब गांधी जी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता थे। तब गांधी जी को आशंका हुई कि 1918 को जो मामला पेंडिंग रहा,
किसका मामला पेंडिंग रहा? मुस्लिमों और सिखों को तो अलग मताधिकार मिल गया था, लेकिन ओबीसी पिछड़े वर्ग और अछूतों और आदिवासियों को अधिकार नहीं मिला था। तो सन 1918 को जो मामला पेंडिंग रहा वह रिप्रेजेंटेशन देने का मामला फिर साइमन कमीशन के सामने उपस्थित होगा। साथियों, मैं साइमन से पहले थोड़ा बीच में क्या हुआ, गांधी जी ने क्या किया, बाल गंगाधर तिलक ने क्या क्या घटना हुई, क्या कैसा संगठन बनाया, ये भी मैं बात करता हूं। साथियों, सन 1918 में साउथ बोरो कमीशन भारत में आया और साउथ बोरो कमीशन के सामने छत्रपति शाहू राजा के कहने पर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और भास्कर और जादव कुंभी पटेल और दोनों ने हमारे मूल निवासियों के लिए रिप्रेजेंटेशन का मतलब प्रतिनिधित्व की मांग की थी। आपको मालूम होना चाहिए 20 सितंबर 2020 को दिन भी मैंने ये कहा था कि बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में एक संविधान लिखा था और केसरी मराठा पाक्षिक में भी लिखा था कि शूद्र अति शूद्र को नागरिकत्व नहीं मिलना चाहिए, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार शूद्र अति शूद्र तीनों वर्गों की सेवा करना, ये लिखा था, ऐलान भी किया था। जब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने और भास्कर राव जाधव ने साउथ बोरो कमीशन के सामने ये डिमांड की, ये मांग की थी, तो बाल गंगाधर तिलक ने पंढरपुर में जाहिर सभा में, बेलगांव और कोल्हापुर के बीच अठनी गांव है, जो छत्रपति शाहू राजा की बाउंड्री के बाहर जो अठनी गांव है, वहां भी जाहिर सभा में ये कहा कि क्या तेली मतलब गुजरात का घांची, टेली, माली और कुनभटो, वो गाली दी थी, क्या तेली, माली और कुनभटो पार्लियामेंट में जाकर हल चलाएंगे? कुनभटो को तो खेत में खेती करना है, टेली को तेल निकालना है और माली को फूल का हार बनाना है। कि संसद में ये कोई खेती है, हल चलाना है, कि ये विधिमंडल में कानून बनाने का, अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मांग रहे हैं। ये जाहिर सभा में बाल गंगाधर तिलक ने विरोध किया था। साथियों, आपको सभी को मालूम होना चाहिए, जब राष्ट्रपिता महात्मा फुले ने छत्रपति शिवाजी जयंती मनाने की शुरुआत की थी, उसको काउंटर करने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने गणपति उत्सव शुरू कर दिया था, काउंटर करने के लिए। ये भी एक इतिहास है। साथियों, ब्राह्मणों को खतरा लगा कि आज नहीं तो कल अगर भारत में बहुसंख्यक लोगों को मताधिकार का अधिकार अगर मिल जाए तो हम तो अल्पसंख्यक हैं, हम अल्पसंख्यक हैं, और अल्पसंख्यक बहुसंख्यक लोगों पर राज कैसे करेंगे? अल्पजन बहुमत लोगों पर राज कैसे करेंगे?
इसलिए कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा, और तरीका ढूंढा। जब 17वीं सदी में औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर डाला था, ब्राह्मणों ने विरोध किया था कि हम हिंदू नहीं हैं। हिंदू ये विदेशी मुगलों ने दी हुई गाली है। हिंदू का मतलब गुलाम होता है। हम हिंदू नहीं हैं, हम तो ब्राह्मण हैं। आप जैसे इस देश के मूल निवासियों को गुलाम बनाया था, हम भी आप जैसे विजेता है। इसलिए ये बात सुनकर औरंगजेब ने जजिया टैक्स, जजिया कर से मुक्त कर दिया था। ये भी एक प्रमाणित इतिहास है। लेकिन आपको मालूम है, समय समय पर ये काचिड़ा की तरह रंग बदलते रहते हैं। ब्राह्मणों को सिद्धांत के साथ कोई लेना देना नहीं है। उसका जो सिद्धांत है, साम दाम दंड, साम उदारवाद कर बनकर आना, सुधारवादी बनकर आना, साम समानता के रूप में आने का ढोंग करना, साम दाम पैसा देकर लालच देना, सत्ता देकर लालच देना, साम दाम दंड भय बताना और भेद करना और खत्म करना। साम दाम दंड और भेद, ये उसका सिद्धांत है साथियों। तो उसको खतरे की घंटी ब्राह्मणों के घरों में लगी। ब्राह्मणों चिंता में पड़ गए, क्या किया जाए। दूसरी तरफ रसिया में कार्ल मार्क्स ने 1917 की क्रांति हुई। अमीर और गरीबों के बीच और मजदूरों को सम्मान स्वाभिमान आजाद करने के लिए ये क्रांति सफल हुई थी। उसको भी खतरा लगा। साथियों, आजादी के कांग्रेस के माध्यम से आजादी के आंदोलन में जो ब्राह्मण लोग थे, उसमें से कई ब्राह्मण आजादी के आंदोलन से हटकर 1922 में नासिक महाराष्ट्र में हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी। हिंदू महासभा की स्थापना की। उसको लगा कि हिंदू महासभा को सफल कैसे किया जाए। दूसरी तरह डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को छत्रपति शाहू राजा ने बहुत बड़ी सभा करके ऐलान कर दिया, आज से ये हमारे समाज का लीडर बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर होगा। 2020 में तिलक, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। ये हिंदू महासभा और हिंदू शब्द का प्रयोग पूरे देश में हमारे भोले भाले मूल निवासियों पर थोपने के लिए, प्रस्थापित करने के लिए और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का समता दल सैनिक को खत्म करने के लिए, काउंटर करने के लिए सन 1925 में जो कांग्रेस में बड़ा लीडर हुआ करते थे, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने सन 1925 नागपुर में आरएसएस की स्थापना की थी। रेशियल आरएसएस, राष्ट्रीय रेशियल सिस्टम, राष्ट्रीय स्वयं सेवक नाम से ये जाना जाता है, लेकिन अंदर से कुछ और है। आरएसएस की स्थापना की थी। गांधी जी को पता चला, क्योंकि गांधी जी तिलक की मृत्यु के बाद
कांग्रेस का अध्यक्ष बन गया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया था। साथियों, मूल्यवासियों को ये पता होना चाहिए कि ब्राह्मण बहुत चालक चबराक है। उसने कांग्रेस की जो स्थापना 1885 में की थी, और बाद में गरम दल और नरम दल, गोपाल कृष्ण गोखले का नरम दल और बाल गंगाधर तिलक का गरम दल, उसने चतुराई पूर्वक, षड्यंत्र पूर्वक, कूटनीति रणनीति पूर्वक दो भाग में ब्राह्मण बट गए। एक, जो राष्ट्रीय सेवक संघ, जो आरएसएस में जुड़े हुए लोग आजादी के आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। आरएसएस का कार्यकर्ता आजादी के आंदोलन में भाग नहीं लेंगे, सिर्फ अंग्रेजों की चापलूसी करते रहेंगे। दूसरी साइड पंडित नेहरू, मदन मोहन मालवीय जी जैसे लोग, ये लोग भी आरएसएस के आदमी थे पर्दे के पीछे। वो हमारे लोगों को बैल जैसे हाँकने लगे आजादी के आंदोलन में, आजादी के नाम पर। दो भाग में बट गए थे, जैसा अभी देखो देश में, अभी हमारे कामदारों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, रोजगारी के खिलाफ और उद्योगपति पूंजीवादी के फेवर में पार्लियामेंट में संविधान को नेवे रखकर, संविधान को उल्लंघन करके बिल पास कर रहे हैं। उसी समय अभी भी ब्राह्मण दो भाग में बटे हुए हैं, एक विरोध में, एक सत्ता में, समर्थन में। और हमारा लोग निर्णय नहीं कर सकते हैं कि रियल में सही दुश्मन कौन है, अभी भी है। इसलिए साथियों, गांधी जी ने 1925 में एक बुक लिखी है। ये बुक में ये कहा है, 1925 में एक बुक लिखी है कि ये बुक में ये बताया गया, महात्मा गांधी जी ने अपनी पुस्तक भारत का वर्णाश्रम, धर्म और जाति व्यवस्था नाम की बुक है। भारत का वर्णाश्रम, धर्म और जाति व्यवस्था नाम की एक बुक लिखी थी सन 1925 में, और साफ साफ लिखकर रखा है कि शूद्र वर्ण मतलब पिछड़ा वर्ग और अति शूद्र को भारत की नागरिकता की मांग भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे वर्णाश्रम धर्म नष्ट हो जाएगा। ये बात उससे पहले बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में किया था। मतलब गांधी एक नाम मात्र मुखौटा था, ये ब्राह्मणों के आदेश पर ही चल रहा था, उसके कहने पर ही बयान कर रहा था, उसके कहने पर ही ऐसी बुक लिख रहे थे। साथियों, जब 10 साल पूरा होने के बाद, जब सन 1928 में साइमन नाम का अंग्रेज की अध्यक्षता में साइमन कमीशन भारत में आया, साइमन अंग्रेज की अध्यक्षता में जो प्रतिनिधि भारत में आया था, और ब्राह्मणों को खतरा लगा तो गांधी को तो आगे कर दिया था, बहुत बड़ा नेता बना दिया था। उसने जबरदस्त विरोध किया, साइमन गो बैक, चले जाओ। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और उत्तर भारत के कई ओबीसी नेताओं ने साइमन कमीशन को वेलकम किया था। गांधी जी इतना विरोध किया था, पंजाब का लाला लाजपत राय को छाती पर अंग्रेजों की लाठी पड़ने से मर गया था।
इसीलिए मजबूरन साइमन को वापस जाना पड़ा। यह भी एक प्रमाणित इतिहास है साथियों। गांधी जी के बारे में अगर कहा जाए तो मैंने 17 सितंबर को भी कहा था, पेरियर की जन्म जयंती के दिन, कि पेरियर के साथ भिड़ा था लेकिन सफल नहीं हुआ था। और बाद में भास्करराव जाधव 1932 के बाद तो गांधी जी ने फंसा दिया था, क्योंकि भास्करराव जाधव राष्ट्रपिता फूले का जो आंदोलन का बहुत बड़ा लीडर था, उसको फंसा दिया था। कई उत्तर भारत के ओबीसी ने त्रिवेणी संगम, बिहार का जो कुर्मी, कुम्हार, आहिर तीनों वर्ग का संगठन था, उसको भी शामिल कर दिया था। चौरसिया का संगठन को भी शामिल कर दिया था, उत्तर प्रदेश का। ऐसा कई संगठनों को उसने शामिल कर दिया था। साथियों, अंग्रेजों ने सोचा कि भारत में जिसके लिए हम विधिमंडल में कानून बनाने का अधिकार देना चाहते हैं, विधिमंडल में विधान बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए प्रतिनिधित्व देना चाहता हूं, लेकिन जिसको हम अधिकार देने के लिए भारत में जाते हैं, ये भोले ईमानदार अनपढ़ लोगों को गांधी जी उकसा कर सामने कर देते हैं। तो चलिए एक काम करिए कि इंग्लैंड में ही बड़े सामाजिक लीडरों को इंग्लैंड में बुला लेते हैं। ये निर्णय किया था, ये अंग्रेजों ने प्रण किया था। इसी आधार पर 1931 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पहला गोलमेजी परिषद इंग्लैंड में बुलाई गई थी। कांग्रेस को आमंत्रण दिया था, गांधी जी को भी व्यक्तिगत पर्सनल इनवाइट किया था, आमंत्रित किया था। बाबा साहब को भी आमंत्रित किया था। लेकिन गांधी जी जानबूझकर फर्स्ट राउंड टेबल 1931 में लंदन नहीं गया था। सारे लोग गए थे, सरदार पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान, सब कुछ, बाबा साहब गए थे। तो पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने ये सारी बात मनवा ली थी। पहली बात मनवा ली थी। कौन सी बात? अलग मतदान क्षेत्र, अलग मतदान क्षेत्र, सेपरेट इलेक्टोरेट। दूसरा, दोहरा मताधिकार का अधिकार, डबल वोटिंग का अधिकार। तीसरा, पौध मताधिकार, एडल्ट फ्रेंचाइज। चौथा, संख्या के अनुपात, संख्या के अनुपात भागीदारी मिलनी चाहिए, मतलब जिसकी जितनी संख्या उसका उतनी भागीदारी, प्रतिनिधि। ये चार मांग मंजूर करवा ली थी सभी के लिए। साथियों, उसी समय 1931 में जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लॉर्ड रैमसे मैकडोनाल्ड, लॉर्ड रैमसे मैकडोनाल्ड जब रात को घर में कॉफी मंगवाई थी मिसिस पर,
जीवन संगिनी पर जो कॉफी मंगवाई थी, तो कॉफी मंगवाई थी लेकिन वो तो सिगारेट पर सिगारेट पी रहा था। आधे घंटे के बाद फिर एक कप रकाबी लेने के लिए आए थे, प्लेट कप लेने के लिए आई थी, फिर भी चाय कॉफी तो ठंडी पड़ गई थी और सिगारेट पी रहा था। तो रैमसे मैकडॉल की मिसिस ने पूछा कि क्या है मामला, क्या है समस्या। नहीं कुछ नहीं, नहीं कुछ न कुछ तो है ही, ये कॉफी ठंड हो गई और आप सिगारेट पर सिगारेट ले रहे। तो बाद में लॉर्ड रैमसे मैकडॉल ने बताया कि दुनिया की पौना भाग की सल्तन अंग्रेजों की है और मैं डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को जवाब नहीं दे सका। वो बात भी सही थी आम्बेडकर की। जिंदगी में मेरे को पहली बार ऐसा अनुभव हुआ है। क्या कहा था? 20 नवंबर 1930 इन द प्लेनरी सेशन ऑफ द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, डॉक्टर आम्बेडकर स्ट्रांगली proponents we must have a government in which men in power, knowing where obedience will end and resistance will begin, will not be afraid to amend the social and economic code of the life which the dictate of the justice and expediency so urgently call for this role the British government will never be able to play. It is only a government which is of the people, for the people and by the people that will make this possible. कि उसने ये कहा था कि पहले आप इंग्लैंड से ऑर्डर करते थे, फटवा निकलते थे और वहां अमल हो जाते, ऐसा नहीं होगा। अभी लोगों से लोगों द्वारा लोगों का अधिकार होगा, ये बात कही थी साथियों। उसका जो हिंदी में पहले दौर की मेज सम्मेलन में पूर्ण सत्र में 20 नवंबर 1930 आम्बेडकर दृढ़ता से, विश्वास से कहते हैं कि हमारे पास एक ऐसी सरकार होनी चाहिए जिसमें मानव शक्ति हो, यह जानते हुए कि आज्ञाकारिता समाप्त हो जाएगी और प्रतिरोध शुरू हो जाएगा। जीवन के सामाजिक और आर्थिक संहिता में संशोधन करने से नहीं डरेंगे, जो न्याय और शीघ्रता का आदेश देते हैं। इसलिए इस भूमिका के लिए तुरंत कॉल करे। ब्रिटिश सरकार कभी नहीं खेल पाएगी। यह केवल एक सरकार है जो लोगों की है, लोगों के लिए और लोगों द्वारा यह संभव बना देगा। ये बात बाबा साहब ने कही थी अंग्रेजी में। साथियों, आपको ये जो 31 पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 समाप्त हो गया था, लेकिन उसका आखिरी निर्णय करने का बाकी था। इसलिए 1932 में दोबारा सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी को व्यक्तिगत आमंत्रित अंग्रेजों ने नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि फर्स्ट राउंड टेबल में वो नहीं आया था। कांग्रेस को किया था, बाबा साहब को भी किया था, मोहम्मद अली जिन्ना और उसकी टीम को भी किया था, आगा खान को भी किया था। साथियों, गांधी जी जाना नहीं चाहते थे, लेकिन ब्राह्मणों ने दबाव डाला, आप जाइए, नहीं तो बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर, जो ये स्वतंत्र मतदार संघ, मतलब के अलग निर्वाचन क्षेत्र, सेपरेट इलेक्टोरेट, डबल वोट का अधिकार, सभी लोगों का, चाहे अनपढ़ हो, गरीब हो, राजा हो, तमंगर हो, सभी को वोट का अधिकार और संख्या के अनुपात भागीदारी, ये अमल करवा लेंगे। इसलिए आप हर हालत में जाना चाहिए। साथियों,
गांधी जी गया और लंदन की धरती पर उतरा। जब साइमन कमीशन में बहुत बड़ी बवाल हुई थी, संघर्ष हुआ, तो इंग्लैंड के अखबारों में काफी चर्चा हुई थी। जब गांधी अपनी बकरी लेकर लंदन में उतरा तो कुछ पत्रकार गांधी को मिलने के लिए गए थे और पत्रकारों ने कहा कि आप तो बड़ा महात्मा है, हमारे इंग्लैंड की प्रजा के लिए क्या संदेश लाया है, बताइए। तो गांधी जी ने कहा, मैं अछूतों का नेता सिर्फ और सिर्फ मैं हूं, डॉक्टर आंबेडकर नहीं। ये संदेश दिया था। उसका मतलब षड्यंत्र करने के लिए पहले ऐलान कर दिया है और अखबारों में आ गया था। साथियों, प्रथम गोलमेजी परिषद में जो उसका मैं थोड़ा सिंपलीकरण साधारण भाषा में समझाता हूं। अलग निर्वाचन क्षेत्र, अलग मताधिकार का क्षेत्र विभाग, मतलब वहां अछूतों के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व एरिया होगा, रिजर्व क्षेत्र होगा, अलग निर्वाचन क्षेत्र होगा। वहां प्रतिनिधित्व चुनने के लिए, वहां लीडर चुनने के लिए, वहां अपना नेता चुनने के लिए अछूत लोग ही निर्णय करेंगे। और ये अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र में किसको खड़ा रखना, किसको टिकट देना, ये हमारे समाज के लायक है कि नहीं है, ये निर्णय करने की जो शक्ति, सत्ता हमारे लोगों की होगी, ये फाइनल हो गया था। दूसरा, जो हमारा जो निर्वाचन क्षेत्र है उसमें हमारा वोट डालने का अधिकार है, मताधिकार का अधिकार है, लेकिन दूसरे सवर्णों को अधिकार नहीं, हमारा ही होगा। लेकिन जनरल सीट में अछूतों का दूसरा मताधिकार करने का अधिकार दिया गया था। तो अछूत लोग जो भेदभाव मिटाने के लिए जो जनरल में लीडर काम करेगा, आश्वासन देगा, विश्वास देगा, अच्छा लीडर होगा, भेदभाव मिटाने के लिए, अस्पृश्यता मिटाने के लिए, हमारा अधिकार जो अमल करवाने के लिए जो सहयोग देगा, उसको वो मताधिकार का उपयोग करेंगे। ये डबल मताधिकार मिला था साथियों। और तीसरा, जो अनपढ़ लोगों का मताधिकार का अधिकार नहीं था, तो उसको भी मताधिकार मिलना चाहिए, वो भी मिल गया था। चौथा, संख्या के अनुपात, संख्या के आधार पर सभी को प्रतिनिधित्व मिलने का अधिकार मिलना चाहिए, वो भी हो गया था। लेकिन फाइनल निर्णय करने का बाकी था साथियों। अगर डबल मताधिकार से हमारे सच्चे प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधि, सच्चा प्रतिनिधित्व करने वाला लीडर विधिमंडल में जाते, अन्याय के सामने बोलने वाले लीडर पैदा होते, और जनरल को लीडर को भी मानना पड़ते। इसलिए छुआछूत, भेदभाव, जातिवाद जल्द से जल्द खत्म हो जाते और आजाद हो जाते। किसी को आशंका होगी कि बाबा साहेब ने तो अछूतों की बात की,
आपको मालूम होना चाहिए, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने पहले ही, आरंभ होने से पहले ही पत्रकारों को कह दिया कि मैं ही अछूतों का नेता हूं, सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूं, आम्बेडकर नहीं। कहने का मतलब आम्बेडकर को अधिकार नहीं है अछूतों के बारे में बोलने के लिए। हिंदुओं का नेता तो मैं ही हूं, लेकिन अछूतों का नेता भी मैं हूं, ये बात कह दी थी। अगर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, क्योंकि सारे लोग गांधी जी के भंवर जाल में ब्राह्मणों के कहने पर फंस गए थे, ओबीसी के लोग, आदिवासियों तो बेचारा जंगलों में, कोई मालूम भी नहीं था क्या हो रहा है देश में, सारे ओबीसी को लोगों तो कब्जे में रख लिया था। अगर अछूतों की बात कही थी तो गांधी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में खड़े हो गए, अछूतों को नेता मैं हूं, डॉक्टर आम्बेडकर नहीं, राजा पंचम जोज के सामने। बहुत विवाद हुआ, बौद्धिक संघर्ष हुआ, आखिरी भारत से साबित करने के लिए कि रियल में अछूतों को नेता गांधी जी है या डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर है। तो साथियों, हमारे जो महान पूर्वजों की संतान जो भंगी कौम को सैल्यूट करना पड़ता है, आज भी करना चाहिए। पंजाब से काफी तार किया था, भारत भर से गया था, लेकिन पंजाब से ज्यादा गया था कि डॉक्टर आम्बेडकर ही हमारा रियल सच्चा लीडर है, गांधी जी नहीं है। गांधी जी के पास तो 4-5 तार गए थे, लेकिन 250 बाबा साहेब के पास गए थे, और गांधी को मुंह नीचे देखना पड़ा था। उसी समय डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने गांधी को कहा कि आप कह रहे हैं कि अछूत हिंदू का एक भाग है, अंग है, तो अंग्रेज आने से पहले तो हमारे साथ आप व्यवहार करते थे ऐसा, लेकिन आने के बाद भी क्या हमारे साथ खाना खाते हैं? जवाब दो। चुप, मौन हो गए थे गांधी। क्या हमारी बेटी आपके घर आती है, या तो आपकी बेटी हमको देते हैं? चुप हो गया। क्या कुएं पर पानी भरने देते हैं? बहुत कुछ किया था, गांधी चुप। सामान्य प्रश्न पूछा था गांधी को, जवाब नहीं दे सका था। साथियों, ये देखकर गांधी बहुत चिंता में पड़ गया था, गहराई में डूब गया था कि बाबा साहेब जो अछूतों का ये सेपरेट इलेक्टोरेट डबल वोटिंग का अधिकार मांग रहा है, अगर ये सफल हो जाए, बाबा साहेब को समझदारी थी, विद्वता थी कि ये चतुर बेईमान लोग हजारों साल से हमारे मूल्यवासियों को गुलाम बनाया था। अगर मैं अभी ओबीसी की बात करते तो ये तो हवा में उड़ा देते गांधी जी, क्योंकि मेरे पास ओबीसी का लीडर कोई नहीं था समर्थन में, कोई आदिवासी का लीडर कोई समर्थन में नहीं था, इसलिए अछूतों की बात कहनी पड़ी। शुरुआत की थी, बिगिनिंग दिस रेवोल्यूशन, ये बात कही थी। फिर भी गांधी सामने आया कि मैं ही अछूतों का नेता हूं। गांधी जी को लगा कि ये फेल करना चाहिए, ये हर हालत में बाबा साहेब की जो मांग विफल करना चाहिए। इसीलिए रात को जहां मुसलमान समाज का जो प्रतिनिधि आगा खान, मोहम्मद अली जिन्ना, सारे मुस्लिम मंडल थे, वहां गए थे। पहले तो मुसलमानों की मांग को भी विरोध कर रहा था, लेकिन जब बाबा साहेब ने बात रखी सामने, ऐसा करने से तो गांधी जी ने सोचा कि अगर अछूतों का स्वतंत्र मतदार संघ दिया कानून बनाने के लिए विधिमंडल में, तो आदिवासियों को देना पड़ेगा, ओबीसी को भी देना पड़ेगा। तो रात को गांधी आगा खान को, मोहम्मद अली जिन्ना को मिलने के लिए गए थे निवास स्थान पे, और कुरान की कॉपी लेके गए थे। कुरान
कुरान पर हाथ रखकर मैं ये बोलता हूं कि आपकी 14 मांग है। ये 14 मांग है, 1 से 14 में एक मांग ये गाय को खाना, ये भी था। ये 14 मांग मंजूर है, लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जो मांग कर रहा है, ये विफल करने के लिए मेरे को सपोर्ट चाहिए। तो आगा खान, मोहम्मद अली जिन्ना, सारा मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल हंस रहे थे कि ऐसा करना कुरान के खिलाफ है, ये हम नहीं करेंगे, ये डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर का अधिकार है। मना कर दिया था। की स्थिति में ये 4 मांगे 1932 में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मंजूर करवाई थी, इसलिए मैं ये चर्चा कर रहा हूं साथियों। और गांधी जी को ब्राह्मणों ने आगे किया था। पहले तो लोकमान्य तो था ही नहीं, बाल गंगाधर तिलक को आगे किया था, वो सफल नहीं रहा। जाहिर सभा में बोलते था, गांधी बोलता नहीं थी, लेकिन खुला हो गया 1932 सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में खुला हो गया था। बहुत विवाद हुआ अंदर, इसलिए राजा पंचम जोध ने सोचा कि चलो एक काम करो, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर अपनी बात रख ले, बाद में गांधी जी अपनी बात रख ले, दोनों बात सुनकर हम निर्णय लेंगे। तो गांधी जी हंस पड़ा, मंजूर हो गया और सिग्नेचर कर दी कि मंजूर, जो निर्णय बाद में लेगा वो हमने मंजूर। और ये भी धमकी दी थी, अगर अछूतों को आजादी तुम देने वाले हैं, ऐसी आजादी हम मेरे को मंजूर नहीं है, ये भी धमकी दी थी। साथियों, इस तरीके से ये चला और वहां से आकर 17 अगस्त 1932 में कम्युनल अवार्ड डिक्लेयर हो गया था। कम्युनल अवार्ड में क्या था, मैंने बोला था कि स्वतंत्र मतदार संघ में सेपरेट इलेक्टोरेट, डबल मताधिकार का अधिकार, और सभी लोगों को मताधिकार का अधिकार, चाहे अनपढ़ हो, गरीब हो, राजा हो। गांधी जी ने तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा था कि राजा रजवाड़े को मताधिकार का अधिकार मिलना चाहिए, जो व्यापारी टैक्स भरते हैं उसको अधिकार मिलना चाहिए, जो ग्रेजुएट पढ़े लिखे हैं भारत में उसको मताधिकार का अधिकार मिलना चाहिए। उसी समय भी डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में यह कहा था कि प्रजा का भविष्य, लोगों का भविष्य, लोकतंत्र में लोगों का भविष्य लोग निर्णय करेंगे, राजा नहीं। विवेक बुद्धि का दर एक आदमी में होती है विवेक बुद्धि, इसलिए सभी लोगों को अधिकार लोकतंत्र में मिलना चाहिए। गांधी जी उसमें भी असफल रहा, क्योंकि हमको नागरिकत्व नहीं देना चाहते थे। 1925 में बुक तो लिखी थी, विरोध किया था। इसलिए साथियों, ऐसी जो घड़ी में 17 अगस्त 1932 में कम्युनल अवार्ड डिक्लेयर हो गया था और वहां गांधी धमकी देकर आया था, इसलिए जैसा उतरा वहां बॉम्बे में, वो जेल में डाल दिया था, पूना यरवदा जेल में डाल दिया था। जब 17 अगस्त को कम्युनल अवार्ड डिक्लेयर हुआ, 4 मांगे मंजूर हो गई बाबा साहेब की, गांधी जी असफल हो गया, पराजय हो गया, स्वीकार कर ली। उसी समय गांधी जी 20 सितंबर को उपवास का आरंभ कर दिया। मरते दम तक अमरणांत उपवास का आरंभ कर दिया था। गांधी जी ने खाना नहीं खाया, लेकिन अछूतों का अधिकार खा गया।
इसलिए आचार्य रजनीश ने कहा कि पूना पैक करार करते समय डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो संतरा का जूस पिलाया गांधी को, ये जूस नहीं था, ये शोषित पीड़ितों का खून था, खून पी गया था। ये आचार्य रजनीश ने कहा था। मैं इसलिए बात बता रहा हूं कि आज इस देश में ओबीसी को, मुसलमानों को, सिखों को, आदिवासियों को, अछूतों को जो सत्यानाश हो रहा है, दोबारा गुलामी की ओर जा रहा है। ये गुलामी को स्टॉप करने के लिए, विफल करने के लिए मैं इतिहास को बता रहा हूं। इसलिए आज पूना पैक करा धिक्कार दिन है। जो 1932 में सिखों को अलग निर्वाचन क्षेत्र, सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था, मुसलमानों को मिला था, क्रिश्चियनों को मिला था, यूरोपियनों को मिला था, तो उसमें देश का बंटवारा नहीं हुआ। और अछूतों को अलग मताधिकार मिलने से देश का बंटवारा हो जाता है। क्या हो जाता है? ऐसा नहीं। हजारों साल से ब्राह्मणों ने गुलाम रखा है। अगर उसको स्वतंत्र कानून बनाने के लिए विधिमंडलों में स्वतंत्र अधिकार दिया जाए, अपना नेता चुनने के लिए अधिकार दिया जाए, तो देश में ये लोग आजाद हो जाएंगे और दोबारा सम्राट अशोक जैसा कोई समृद्ध राष्ट्र बन जाएगा। और हमारी जो सर्वश्रेष्ठता है, वर्णावस्था के ऊपर हम बैठे हैं, सभी लोगों के ऊपर बैठे हैं, हम सभी मानव के समानता में आ जाएंगे। इसलिए ये हर हालत में गांधी जी को आगे करके ऐसा करवाया था। साथियों, तो पूना पैक्ट से देश में क्या नुकसान हुआ? पूना पैक्ट स्वेच्छा से नहीं किया था। बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर ने पूना पैक्ट स्वेच्छा से नहीं किया था। पूना पैक्ट की वजह से राष्ट्रीय आंदोलन हमारा खत्म हो गया। पूना पैक्ट की वजह से राष्ट्रीय रिप्रेजेंटेशन, राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व, भागीदारी खत्म हो गई। पूना पैक्ट की वजह से राष्ट्रीय आंदोलन निर्माण करने की भावना खत्म हो गई। पूना पैक्ट की वजह से स्वतंत्र भारत में हमारा कोई राष्ट्रीय स्वतंत्र लीडरशिप नहीं उभरी। साथियों, पूना पैक्ट की वजह से स्वतंत्र मतदार संघ और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मिला था, और गांधी ने पूना पैक्ट करके खत्म कर दिया, मैंने बताई थी, और उसकी जगह संयुक्त मतदार संघ मिला। साथियों, संयुक्त मतदार संघ में हमको मिला था, आरक्षित सीट भी मिली थी। आने वाले समय में शेड्यूल्ड ट्राइब को मिली थी, आदिवासियों को मिली थी, अछूतों को मिली थी। 1932 के बाद 1935 में गवर्नमेंट सेकंड इंडिया एक्ट में मिला था। लेकिन किसको टिकट देना, किसको नेता बनाना, किसको एमएलए बनाना, किसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाना, जो समाज के लिए वफादार नहीं है, गद्दार है, गूंगा जानवर जैसा है, और समाज की वफादारी करने की बजाय, समाज का जो अधिकारों अमल करवाने की बजाय, समाज की बात करने की बजाय, वर्ण व्यवस्था के वादियों को जिस पार्टी की जो टिकट मिलती है, तो हाईकमान का आदेश के अनुसार काम करना। इसलिए हमारा समाज दोबारा पूना पैक्ट की वजह से गुलाम हो गया, और आज भी पूना पैक्ट लागू है।
साथियों, पूना पैक्ट से हमारा असली प्रतिनिधित्व खत्म हो गया। पूना करार में 10-10 साल बाद रिव्यू की बात सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल रिजर्वेशन में की गई थी। वो हर 10 साल बढ़ाते रहे, आज भी बढ़ा रहे, चाहे एमएलए का इलेक्शन में, विधानमंडल में हो, चाहे पार्लियामेंट में हो। हर 10 साल कोई की चर्चा किए बिना अंगुली उठाकर पार्लियामेंट में ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन 10 साल के ही दिया था, वो बढ़ाते रहे थे। आपको ये मालूम होना चाहिए, आर भोले बॉम्बे हाईकोर्ट का जज था। 1935 से 1945 तक 10 साल पूरा हो गया था। 1946 में 46 में बाबा साहेब के कहने पर आर भोले ने पूना में जेल भरो आंदोलन शुरू कर दिया था। मास्टर मानसिंह भी 6 महीने जेल में गए थे, आर भोले भी जेल में गए थे। इतना उग्र आंदोलन चलाया था, फिर भी बाबा साहेब की बात नहीं मानी और पूना पैक्ट 10 साल के बाद भी जबरन ठोका गया, आज भी लागू है। और इसलिए पार्लियामेंट में हमारा जो एमपी है, हमारा जो 131 एमपी है, हमारा 1000 के ऊपर एमएलए है देश में, ये गूंगे जानवर बराबर है। ये बाबा साहेब ने कहा था, आज भी गूंगे हैं। दुश्मनों के फेवर में, दुश्मनों के हित में हमारे के खिलाफ अभी पार्लियामेंट में बिल पास कर रहे हैं। ये पूना पैक्ट की वजह से साथियों। इसलिए पूना पैक्ट सिर्फ अछूतों के लिए नहीं साथियों, हमारे आज मुसलमानों को, सिखों को, खास करके ओबीसीयों को, आदिवासियों को, अछूतों को ये पीछा कर रहा है पूना पैक्ट, और फिर से गुलाम बनाने का मौका दे दिया है ब्राह्मणों को। साथियों, इसलिए इस देश में बहुत खतरनाक घड़ी में हम पसार हो रहे हैं। साथियों, हम इस देश में, आपको मालूम होना चाहिए, जब बाबा साहब ने 1927 में महाराष्ट्र में कोल्हापुर में महाड़ तालाब में कुत्ते बिल्ली पानी पीते थे तो चलता था, लेकिन एक मनुष्य पानी पीता था, अछूत लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं था। तो बाबा साहेब ने महाड़ तालाब में पानी पीने का आंदोलन चलाया था। पूरे देश में यह सत्याग्रह प्रसिद्ध हो गया था, प्रचार प्रसार हो गया था। और साइमन कमीशन के विरुद्ध में उग्र आंदोलन चलाया था। हमारे लोगों को भागीदारी न मिले इसलिए आंदोलन चलाया था गांधी जी ने। ये काउंटर करने के लिए, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को सत्याग्रह को काउंटर करने के लिए 1930 में गुजरात में, उस समय वलसाड़ जिला कहा जाता था, वलसाड़ जिले में दांडी में नमक सत्याग्रह किया था काउंटर करने के लिए। जब 1932 में गांधी जी शैतान के रूप में बाहर आ गया, खुला हो गया था, तो 1932 के बाद पूना पैक्ट करार के बाद सितंबर 30 सितंबर 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। और हरिजन सेवक हरि के लोग हैं। शेड्यूल कास्ट लोगों को काउंटर करने के, बाबा साहेब की लीडरशिप को काउंटर करने के लिए, नेतृत्व को काउंटर करने के लिए, दबाने के लिए, प्रभावहीन करने के लिए 30 सितंबर 1932 के दिन हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। और सामने यंग लीडर जगजीवन राम को खड़ा किया था। हमारे आदिवासी लोगों,
अगर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर आदिवासी लोगों को तो बात कर ही रहा था 1928 में, साइमन अंग्रेज 1928 में साइमन अंग्रेज के सामने, 1933 में जो जनसंख्या का चेयरमैन जे होटन अंग्रेज के सामने कर ही रहा था आदिवासियों को अधिकार के बारे में। तो आदिवासियों को भी जगह देंगे, ये आशंका से आदिवासी एरिया में ठक्कर बापा और मकरंद दवे को भेजा था गांधी जी ने, और आदिवासियों को वनवासी का नाम दिया था, जो आज आरएसएस चला रहा है साथियों। और जब वाल्मीकि भंगी समाज ने जबरन सपोर्ट दिया था बाबा साहब को सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो भंगी समाज को प्रभावहीन करने के लिए, गांधी जी को साथ जोड़ने के लिए ढोंग किया था। भंगी समाज में सफाई करना, नंगा रहकर, आधा कपड़ा रखकर सफाई करना, साथ बैठना, ये नाटक किया था। और भंगी समाज को काउंटर करने के लिए अमीचंद को भेजा था, और वाल्मीकि तुम्हारा था। वाल्मीकि तो ब्राह्मण था, ऋग्वेद में लिखा है साथियों। ये गांधी जी ने ढोंग किया था साथियों। बहुत महत्व की बात की मैं करता हूं। बाबा साहेब ने यह कहा था कि जॉइंट इलेक्टोरेट, संयुक्त मतदार संघ के कारण चुनकर जाने वाले गद्दार, गुलाम और पालतू कुत्ते, बाबा साहेब ने कहा था जॉइंट इलेक्टोरेट से चुनकर जाने वाले गद्दार, गुलाम, पालतू कुत्ते, कहा था बाबा साहेब। पूना पैक के कारण हमारा राष्ट्रीय आंदोलन तबाह और बर्बाद हो गया। संयुक्त जॉइंट इलेक्टोरेट में संयुक्त मतदार संघ के कारण हमारे लोगों को नॉमिनेट, हमारे अच्छे लोगों को निमणूक करने का अधिकार ब्राह्मणों द्वारा, अधिकार हमारा समाप्त हो गया और ब्राह्मणों को दे दिया था। आज कांग्रेस, हमारे अच्छे पढ़े लिखे लोग, हमारे समाज के बारे में अच्छे चिंता करने वाले, नेतृत्व करने वाले लोगों को टिकट नहीं देता है। ये पूना पैक की वजह से सादी भाषा में समझाता हूं। इसलिए साथियों, आज आपको मालूम होना चाहिए, जब पहली बार वलसाड़ से सूरत, गुजरात में जब पहली बार वलसाड़ से सूरत रेलवे चालू की गई थी, उस समय ट्रेन में एक ही डिब्बे में सनातनी ब्राह्मण और अस्पृश्य ब्राह्मण बैठे थे, एक ही डिब्बे में। गुजरात में वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट से सूरत डिस्ट्रिक्ट तक पहली बार रेलवे चालू की थी, उसी समय एक ही डिब्बे में एक सनातनी ब्राह्मण और एक अस्पृश्य ब्राह्मण बैठे थे एक डिब्बे में। तो सनातनी ब्राह्मण ने बवाल कर दी थी, झगड़ा कर दिया था, और रेलवे कंडक्टर आया था, बुलाया था। रेलवे कंडक्टर ने कहा कि टिकट आपने भी खरीदी है और उसने भी खरीदी है, इसलिए दोनों को बैठने का अधिकार है। जब चला गया तो दूसरे को बुलाकर ये अस्पृश्य ब्राह्मण को सब्जी वाले डिब्बे में बिठा दिया। बाद में सब्जी वालों ने सोचा कि ये तो सब्जी अशुद्ध हो जाएगी, तो सब्जी वाले डिब्बे में से जो जानवर के डिब्बे में बिठाया था। कहने का मतलब, हमारे लोगों को गुलाम तो आधो मानव कहा जाता है, लेकिन आधे गुलाम से भी बढ़कर जानवर के लेवल में हमको ला दिया था। इसलिए साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बड़ौदा में शंकराचार्य ने कहा था, बड़ौदा में शंकराचार्य ने कहा था कि वर्णाश्रम का पालन करके धर्म निभाना चाहिए। शंकराचार्य बोला था, मैं सांकेतिक भाषा में बात करता हूं कि विद्या वर्ग खत्म हो रहे हैं। विद्या वर्ग मतलब ब्राह्मण वर्ग खत्म हो रहे हैं, और श्रमिक वर्ग, व्यापारी वर्ग अपना धंधा छोड़कर विद्या वर्ग
वाले को काम कर रहा है, ऐसा होते रहेगा तो आने वाला समय भयंकर साबित होगा। इसलिए तो शिक्षा निजीकरण हो रही है, शिक्षा प्राइवेट कर दी है, महंगी कर दी है। हमारे बच्चों को एक या दूसरा षड्यंत्र तहत फेल करते हैं, अपमान करते हैं। शंकराचार्य के आधार पर ही अभी देश चल रहा है और चला रहा है। इसलिए साथियों, सभी लोगों को एजुकेशन इज लॉस्ट एंड एवरीथिंग इज लॉस्ट। शिक्षा खत्म होगी तो सब कुछ खत्म होगा। एजुकेशन इज अवेलेबल एंड दैट एवरीथिंग इज अवेलेबल। शिक्षा होगी तो सब कुछ होगा। इसलिए साथियों, इस देश में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन पूना पैक की वजह से आज देश में हमारा डेमोक्रेसी में अल्पजन लोग बहुजन पर राज कर रहे हैं। ये उल्टा हो रहा है। गुलाम भारत में मुसलमानों का इंडिपेंडेंस लीडरशिप थी, आजाद भारत में मुसलमानों की स्वतंत्र लीडरशिप नहीं है। विभाजन के बाद मुसलमानों को भी यकीन करवाया था, विश्वास दिलाया था कि आपको सेपरेट इलेक्टोरेट, अलग निर्वाचन क्षेत्र मिलेगा, लेकिन मौलाना आजाद को फंसाकर वो भी खत्म कर दिया था। इसलिए गांधी जी ने जीवन में 21 बार उपवास किया, लेकिन एक बार भी गांधी जी ने अपने जीवन में 21 बार उपवास किया, लेकिन एक बार भी जातिवाद के खिलाफ और अस्पृश्य निवारण के खिलाफ उपवास नहीं किया। वो गांधी जी है। इसीलिए ऐसे लोगों को, ऐसे तथाकथित महान लोगों को समझना होगा और समझकर वर्तमान में समाज के लिए काम करना होगा। साथियों, देश में बहुत कुछ हो रहा है। आज 2 दिन में 15 बिल पार्लियामेंट और राज्यसभा में पास हो गए। आज कांग्रेस पार्टी हमारे साथ भी है, हमारे छोटी छोटी पार्टियों के साथ जुड़ा है। अंदर से हाईकमांड में जो एग्जीक्यूटिव बॉडी के जो लोग हैं वो आरएसएस के साथ, बीजेपी के साथ भी है। अगर किसान विरोध में, कामदारों के विरोध में, मजदूरों के विरोध में और पूंजीपति के हित में अगर ये बिल जबरन पास किया, ध्वनि मत से वोटिंग करना चाहिए था, लेकिन संविधान को खुल्लम खुल्ला उल्लंघन करके ध्वनि मत से पास किया और राज्यसभा में काफी धमाल हुई, बवाल हुई। बॉडीगार्ड को लाना पड़ा, अंगरक्षक को लाना पड़ा और हमारे सांसदों के साथ पुलिस का दुरुपयोग कर रहे थे। अगर कांग्रेस सही मायने में कांग्रेस में परिवर्तन हुआ है अगर मानते हो, तो कांग्रेस तो पूरे देश में है, हर जिले में है, हर तहसील में है। ऐलान कर देना चाहिए, रोड पर आंदोलन ऐलान कर देना चाहिए। वो आंदोलन नहीं करती है, घोषणा नहीं करती है, ऊपर ऊपर से बोलती है कांग्रेस, क्योंकि अंदर से मिली हुई है। ये सारी समस्या की जो जड़ है अभी देश में, सारी समस्या की जो जड़ है ये ईवीएम मशीन है। चाहे किसानों की समस्या, मजदूरों की समस्या, शिक्षा की समस्या, रोजगारों की समस्या, सरकारी सेक्टरों बेचने की समस्या, जमीन जंगलों उद्योगपति को देने की समस्या, ये ईवीएम मशीन से आई है। सत्ता इस देश में पैदा हुई है। अगर इस समस्या का समाधान करना चाहती है कांग्रेस, चलो भूल की है ईवीएम मशीन, तो ईवीएम मशीन के खिलाफ देश भर में आंदोलन क्यों नहीं करती है? और अभी बिहार में इलेक्शन हो रहा है,
तो सर्वेक्षण में बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव जी बहुमत आएगा, वो आएगा, फलाना ढिकना आएगा। तेजस्वी यादव को भी पता होना चाहिए, अनुमान होना चाहिए, मालूम होना, समझदारी होनी चाहिए कि ईवीएम मशीन का अगर उपयोग होगा बिहार में तो आपकी सिंगल पार्टी बहुमत से आएगी, बहुमत में नहीं आएगी। आपकी सिंगल पार्टी सबसे बहुमत में आएगी, लेकिन बहुमत में नहीं आएगी। जो बीजेपी का जो अभी मैं इसलिए एनालिसिस कर रहा हूं क्योंकि मेरा भी अधिकार हूं, इस देश में सभी खत्म हो रहा है, इसी समय ये एनालिसिस करना हमारा भी अधिकार है। पुनः धिक्कार दिवस के मौके पर सबसे ज्यादा आएगा सिंगल पार्टी, लेकिन बहुमत में नहीं आएगी, और बीजेपी दूसरे या तीसरे नंबर पर आएगी और त्रिशंकु की सरकार बनेगी अगर ईवीएम मशीन का उपयोग करेगा तो। और इलेक्शन के बाद तुम ईवीएम मशीन का खिलाफ विरोध नहीं कर सकेंगे और 2024 में दोबारा संसद का इलेक्शन, पार्लियामेंट का इलेक्शन ईवीएम मशीन से होगा तो संपूर्ण भारत दीर्घकालीन गुलाम हो जाएगा। इसीलिए अपने रगों में, अपने शरीर में अगर खून बचा है, स्वाभिमान बचा है, कोई जमीर बची है, तो एक साथ ईवीएम मशीन के खिलाफ रोड पर आना चाहिए। चाहे मिलिट्री सामने क्यों न हो, चाहे पुलिस फोर्स क्यों न हो, एसआरपी सीआरपी फोर्स क्यों न हो, लेकिन एक साथ पूरे देश में ईवीएम मशीन के खिलाफ जाना चाहिए। नहीं तो ये जो आरएसएस के नियंत्रण में, आरएसएस के निगरानी में, आरएसएस के आदेश के अनुसार जो हमारे गुजरात के नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, दोनों को बैल बनाकर हाँक रहे और पूरा भारत तबाह और बर्बादी के कगार पर आ गया है। इसलिए मैं दोबारा आपको विनती करता हूं, निवेदन करता हूं, विनम्र अनुरोध करता हूं कि समय बहुत कीमती है। अपना श्रम, हुनर, अपना श्रम, हुनर, ये सारा संगठन के हित में साथियों। सभी अपने भले का सोचते हो तो किसी का भला नहीं होगा। अपना भले का अगर सोचता हो तो अपने भले का काम करने के लिए संगठन को साथ देना चाहिए। महापुरुषों का जो आदेश है, संदेश है, उसके अनुसार जो संगठन काम करता है, ये संगठन को साथ देने से अपना भला हो सकता है, अपना बच्चे को भला हो सकता है। इसीलिए समय देना चाहिए, बुद्धि देनी चाहिए, पैसा देना चाहिए, हुनर देना चाहिए, श्रम और अपना संस्कार देना चाहिए। इसलिए मैं साथियों सभी मूल निवासी बहुजन भारत को बहुत विनम्रता के साथ ऐसी दुखदाई घड़ी में आज पुनः धिक्कार दिन के मौके पर नम्र अनुरोध करता हूं कि हर पल, हर मिनट, हर क्षण, हर घंटा, हर दिन अपने परिवार का भविष्य के लिए, समाज का अस्तित्व के लिए और ऐसे जालिमों को उखाड़ फेंकने के लिए हमारे मूल निवासी सिख भाइयों के साथ
हमारे मूल निवासी क्रिश्चियन भाइयों के साथ, हमारे मूल निवासी मुसलमानों के साथ, हमारे मूल निवासी ओबीसियों के साथ, हमारे मूल निवासी अछूतों के साथ, हमारे आदिवासियों के साथ, सभी को समझाकर एक मंच पर लाने का प्रयास करके ऐसे विदेशी जालिमों को, मुट्ठी भर जालिमों को निकालने का प्रण करे, निश्चय करे, निर्णय करे। ऐसी आशा और विश्वास के साथ मेरी बात पूर्ण करता हूं। जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत।